गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको पता है हमारी 1857 की क्रांति चल रही थी, तो सबसे पहले हम पिछली क्लास को 2-4 मिनट में रिवाइज करते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधियों से, कि 1798 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधियां स्टार्ट करी थी और सबसे पहले सहायक संधि स्टार्ट करने के कारण लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधियों का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने कुछ कंडीशंस रखी थी, उस कंडीशंस को जो रियासत फॉलो करेगी वो सहायक संधि को स्वीकार माना जाएगा। मतलब अगर किसी ने उन सहायक संधियों को स्वीकार कर लिया, इसका मतलब वो शर्तें उस पर लागू हो जाएंगी। तो बताइए कि सहायक संधियों को सबसे पहले स्वीकार करने वाली भारत की रियासत कौन सी थी? तो हम बताएंगे हैदराबाद रियासत, निजाम अली के द्वारा। ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें राजस्थान में सहायक संधि करने वाली जो प्रथम रियासत थी वो थी भरतपुर। ठीक है। और दूसरी रियासत कौन सी थी? वो थी अपनी अलवर के बख्तावर सिंह ने 1803 में सहायक संधियों को स्वीकार किया था। उसके बाद में 1817 ईस्वी में अधीनस्थ पृथक्करण की नीति आई और अधीनस्थ पृथक्करण की नीति को स्टार्ट करने वाले कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग थे। लॉर्ड हेस्टिंग ने 1817 में अधीनस्थ पृथक्करण की नीति को स्टार्ट किया था और अधीनस्थ पृथक्करण की नीति के तहत सबसे पहले जो संधि करने वाली रियासत थी राजस्थान की वो थी करौली, और सबसे अंत में रियासत जिन्होंने संधि करी थी वो थी सिरोही। पहली रियासत तो कौन थी? करौली, और अंतिम सिरोही, दोनों को ध्यान रखना है। करौली के शासक थे हरबख्शपाल सिंह, इन्होंने 1817 में ही सबसे पहले संधि कर ली थी, और सिरोही के शासक थे शिव सिंह, जिन्होंने 1823 में जाके संधि की थी। इस प्रकार से करौली पहली रियासत और सिरोही राजस्थान की अंतिम रियासत थी। उसके बाद में हमने बात करी लॉर्ड डलहौजी की, कि डलहौजी 1848 में एक हड़प नीति को लेके आए थे, जिसे हम गोद निषेध नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। तो एक बार प्रश्न पूछा गया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत हस्तांतरित की गई भारत की पहली रियासत कौन सी थी? तो उसका आंसर था सतारा। सतारा पड़ती है महाराष्ट्र में। ठीक है, ये सामान्य रूप से हमने बात करी। इसके बाद में हमने बात करी थी सैनिक छावनियां की। तो बताइए राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां हैं? तो हम बताएंगे 6 सैनिक छावनियां हैं। कौन कौन सी? नसीराबाद, ब्यावर, खेरवाड़ा, एरनपुरा, देवली और नीमच। पर्टिकुलर इन सैनिक छावनियों में हमें सैनिक टुकड़ियां भी पता होना चाहिए। तो बताइए नसीराबाद में कौन कौन से सैनिक टुकड़ियां थी? 15वीं और 30वीं रैथी इन्फेंट्री। हालांकि 30वीं रैथी इन्फेंट्री पहले से थी और 15वीं बाद में बंगाल से आई थी, हम उनकी चर्चा आज कर लेंगे। ब्यावर पड़ता अजमेर में, और यहां पर जो रेजिमेंट काम कर रही थी वो थी मेर रेजिमेंट। खेरवाड़ा पड़ता उदयपुर में, जहां पर मेवाड़ भील कोर सैनिक टुकड़ी थी। एरनपुरा पड़ता है पाली में, है ना, और यहां पर जोधपुर लीजियन काम कर रही थी। देवली की बात करें तो वहां पर टोक पड़ता है देवली, और यहां पर कोटा कंटिजेंट काम कर रही थी। ठीक है। नीमच के बारे में एक बात ध्यान रखें कि ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी सैनिक छावनियां थी जो राजस्थान से बाहर थी। कहां पर थी ये? मध्य प्रदेश में थी। तो कुछ सामान्य रूप से हमने बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए हमने कुछ पदाधिकारियों की बात करी थी कि देश में कौन काम करेगा अंग्रेजों की तरफ से? वो करेगा गवर्नर जनरल। राज्यों में कौन काम करेगा? एजेंट के रूप में, यानी कि ये व्यक्ति जो था राज्यों में काम कर रहा था वो गवर्नर जनरल का एजेंट था, जिसे हम एजेंट टू गवर्नर जनरल कहते थे। और रियासतों की अगर हम बात करें तो रियासत में जो काम कर रहे थे वो कर रहे थे पॉलिटिकल एजेंट, जिसे हम कहते थे पीए, पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है। तो हमें मुख्य रूप से 3 पदाधिकारी ध्यान रखने: गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल और पॉलिटिकल एजेंट। अगर पूरे भारत में शासन व्यवस्था को नियंत्रित करेंगे अंग्रेजों की ओर से तो वो करेंगे गवर्नर जनरल। राज्यों में कौन करेंगे? एजेंट टू गवर्नर जनरल। और रियासतों में कौन करेंगे? पॉलिटिकल एजेंट करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि बताइए 1857 की क्रांति के समय हमारा गवर्नर जनरल कौन था?
गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ऐसे याद करें, कैसे क्रांति और कैसे ही कैनिंग। ठीक है, क्रांति के समय वायसराय बताइए कौन, या गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड कैनिंग। अब हम बात करें राज्यों में, तो बताइए हम तो किसके संदर्भ में बात करेंगे? राजस्थान के संदर्भ में। ठीक है, वैसे तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग एजेंट टू गवर्नर जनरल काम कर रहे थे, एजीजे अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में जो प्रथम एजीजी थे, राजस्थान के जो प्रथम एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल थे, वो थे लोकेट। कौन थे? लोकेट। और 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय जो एजीजे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो हम बताएंगे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस। 3 नाम याद करने हैं पहले तो हमें। एक तो हमें याद करना है गवर्नर जनरल का, पूरे भारत को कंट्रोल कर रहा था ये, तो भारत का गवर्नर जनरल क्रांति के समय कौन था? कैनिंग, पहली बात। दूसरी बात, राजस्थान में हम आएंगे तो कौन काम कर रहा था? एजीजे, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो बताइए राजस्थान का प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो बताइए कौन? लोकेट, मिस्टर लोकेट। और तीसरा प्रश्न कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो हम बताएंगे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 3 प्रश्न आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये तो ही सामान्य रूप से बात। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल एजेंट। अब पॉलिटिकल एजेंट पीए कहां काम कर रहे थे? रियासतों में काम कर रहे थे। तो इसका मतलब अलग अलग रियासतों के अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट होंगे, जिसमें हमने कुछ रियासतों की बात करी थी कि भाई 1857 की क्रांति का जब विद्रोह होगा तो कुछ रियासतें हमारे काम आएंगी, है ना। तो कम से कम यहां जो पॉलिटिकल एजेंट है वो तो हमें पता ही होने चाहिए। तो जैसे हमने सबसे पहले बात करी थी, बताइए किसकी? जयपुर की। जयपुर की। तो जयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे बताइए कौन थे? जयपुर का ईडन, यानी कि ईडन गार्डन, ईडन। जयपुर का ईडन पॉलिटिकल एजेंट। ओके, उसके बाद में हमने किसकी बात करी थी? भरतपुर की, यहीं पे हमने बात करी थी। भरतपुर। भरतपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन थे? मॉरिसन। ये आपको ध्यान ही रखने हैं, ठीक है। जयपुर हो गया, भरतपुर हो गया। उसके बाद में हमने किसकी बात करी बताइए? कोटा की। कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे, पीए जो थे, वो थे कौन? कोटा का, कोट का बटन, कोटा के बर्टन, ठीक है, बर्टन, मेजर बर्टन। मैं सीधा बर्टन लिख देता हूं। कोटा के। कोटा के बाद में हमने इंपॉर्टेंट बात करी थी कि भाई मेवाड़, यानी कि हम बात करें उदयपुर। एक मिनट, मैं इसको ब्लैक कर लेता हूं, है ना। उदयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे, पीए पॉलिटिकल एजेंट, वो कौन थे बताइए? आपको देखो शासक भी पता होना चाहिए और पॉलिटिकल एजेंट भी पता होना चाहिए। तो आप जब भी इनको याद करें तो अलग अलग कर लें, नहीं तो इनको मिला दोगे आप, है ना। तो उदयपुर के या मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे सावर सिंह, सावर्स, मेजर सावर्स। और यहाँ के शासक कौन थे? स्वरूप सिंह थे, ठीक है। उनको हम अलग से याद करेंगे, ठीक है। सिरोही के भी याद करना चाहे तो मैंने बताया था जेडी होल, उनको याद कर लेना, वरना तो जरूरी नहीं है। और एक आपको जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट पता होना चाहिए,
ये मान लीजिए अपना पड़ता है यहाँ पर बीकानेर के बाद इधर जोधपुर। यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट थे, जोधपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन थे? जोधपुर के थे मैकमोहन। ठीक है, मतलब ये तो हमें पता ही होने चाहिए। इसके बाद में हमें इनके शासक भी पता होना चाहिए। शासक सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक एक करके। जयपुर के शासक, जयपुर के शासक कौन थे? तो हम बताएंगे राम सिंह द्वितीय। फिर हम याद करें कोटा के शासक, कोटा के शासक। तो कोटा के शासक बताने कौन थे? राम सिंह द्वितीय थे। ठीक है, दो तो एक साथ याद कर लेंगे अपन। उसके बाद में हम भरतपुर के शासक, बताइए भरतपुर के शासक कौन थे? भरतपुर के शासक थे जसवंत सिंह। ठीक है, उदयपुर, उदयपुर यानी कि मेवाड़, यहां के शासक, शासक को मैं रेड पेन से लिख रहा हूं। उदयपुर सावर्स स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह थे शासक। ठीक है, और जोधपुर के जो शासक थे, जोधपुर के जो शासक थे वो थे तख्त सिंह। तख्त सिंह। क्लियर? ये बातें हमें पहले से ही पता होना चाहिए। देखो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। आप नोट्स बनाए तो ऐसे लिखेंगे सीधे कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और लास्ट में लिख लेंगे राजस्थान का प्रथम गवर्नर जनरल लोकेट था। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। और प्रथम कौन था? लोकेट था। ठीक है, देखिए उसके बाद में हमने पॉलिटिकल एजेंट की बात करी। तो पॉलिटिकल एजेंट अलग अलग रियासतों के अलग अलग थे। हमें मुख्य रूप से 5-6 रियासत पता होना चाहिए। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे एडन, भरतपुर के मोरिसन, कोटा के बर्टन, उदयपुर के सावर्स, जोधपुर के मैकमोहन। ठीक है, अगर ये 5 भी याद है तो काम चल जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने जर्नी को। थोड़ा सा हम इंग्लैंड की भी बात कर लेते हैं। तो चलिए इंग्लैंड की भी बात कर लेते हैं कि 1857 की क्रांति के समय, क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? 1857 की क्रांति के समय अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी, तो हम बताएंगे, बताइए कौन थी? इंग्लैंड की महारानी थी इस समय विक्टोरिया। और अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो उसका नाम था पॉम्स्टन, जिसे हम कहते हैं लॉर्ड पॉम्स्टन। ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखने। पॉम्स्टन तो पूछा भी गया है, तो इसको आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखें। बताइए प्रधानमंत्री कौन था? पॉम्स्टन था। और महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी। एलिजाबेथ भी ऑप्शन में मिलता है, तो ध्यान रखना एलिजाबेथ 1857 की क्रांति के समय महारानी नहीं थी। कौन थी?
विक्टोरिया महारानी थी, इसको ध्यान रखिए आप। ओके, अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने कहा कि 1857 की क्रांति के समय यहां का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? कैनिंग था। इस कैनिंग ने आतंक मचा रखा था, है ना। ये किसी को आदमी नहीं समझ रहा था। इनकी बहुत सारी शिकायतें हो सकती है लोगों इनके प्रति, क्योंकि कैनिंग तो पूरे भारत को संभाल रहा था। तो इनकी शिकायत करने के लिए दो व्यक्ति इंग्लैंड पहुंच गए। इंग्लैंड में कौन बैठी हुई थी बताइए? महारानी बैठी हुई थी। कौन सी महारानी? विक्टोरिया। इसकी शिकायत करने के लिए, कैनिंग की शिकायत करने के लिए दो व्यक्ति, जिनका मैं नाम नीचे लिख देता हूं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था अजीमुल्ला खां, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति था ये। और दूसरा जो व्यक्ति था उसका नाम था रंगोजी बापू। ये दोनों इंग्लैंड में पहुंच गए। बताइए कहां पहुंच गए? इंग्लैंड में, जिसे हम कहते हैं लंदन में। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में पहुंच गए। अजीमुल्ला खां और रंगोजी बापू, इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। ये जो अजीमुल्ला खां था ना, ये था कानपुर का, है ना। कानपुर में अगर आपने नाम सुना हो धुंधु पंत का, जिसे हम नाना साहिब कहते हैं, नाना साहिब का अगर आपने नाम सुना हो। अगर नाना साहिब का भी नाम नहीं सुना हो तो आपने बाजीराव जित्ते का नाम सुना ही होगा। बाजीराव जित्ते के जो दत्तक पुत्र थे वो थे नाना साहिब। ये अजीमुल्ला खां नाना साहिब के सहयोगी थे। और रंगोजी बापू के बारे में अगर हम बात करें तो रंगोजी बापू सतारा के थे। सतारा आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सतारा भारत की वह रियासत थी जो सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत हस्तांतरित की गई थी, है ना। तो ये सतारा के थे। सतारा पड़ती है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो रंगोजी बापू महाराष्ट्र के थे। ये दोनों मिलकर चले गए लंदन में कैनिंग की शिकायत करने के लिए महारानी विक्टोरिया के पास। महारानी विक्टोरिया ने इनकी बात ही नहीं सुनी और इनकी एक तरीके से इंसल्ट करके वापस भेज दिया, इनकी बेइज्जती कर दी वहां जाके। तभी अजीमुल्ला खां और रंगोजी बापू ने लंदन में ही ये निश्चय कर लिया था कि अब अंग्रेजों को हम नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने हमें जो है इंग्लैंड से भगाया है, हम इनको भारत से भगा देंगे। इन्होंने कसम खा ली और इन्होंने एक डेट फिक्स कर दी, 31 मई 1857। इन्होंने एक डेट फिक्स कर दी कि 31 मई 1857 को हम पूरे भारत में, इस डेट के दिन पूरे भारत में क्रांति कर देंगे। अब ये तो केवल स्टार्टिंग थी। अब दो व्यक्ति पूरे भारत में क्रांति कैसे ला सकते हैं, आप खुद भी समझदार है। तो इन्होंने क्या किया, इसकी ऐड करना स्टार्ट कर दिया कि भाई 31 मई को क्रांति करेंगे, 31 मई को क्रांति करेंगे। इन्होंने प्रतीक के रूप में अगर हम बात करें तो प्रतीक के रूप में दो वस्तुओं का प्रयोग किया, जिसे हम कहते हैं 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह के रूप में अगर हम बात करें तो इन्होंने एक तो प्रयोग किया था कमल का और एक प्रयोग किया था रोटी का। ये लोगों के पास जाते, किसी को कमल का फूल देते और बोलते कि भाई 31 तारीख को रेडी रहना। किसी के पास जाते तो रोटी दे देते, भाई ये रोटी पकड़ो, है ना। और 1857 की क्रांति में आपको भी सहयोगी बनना है। सभी को एक तरीके से कोऑपरेट करते हुए ये चल रहे थे। कौन कौन? अजीमुल्ला खां और रंगोजी बापू। बहुत लोगों ने इनका साथ दिया और काफी लोग इनके आंदोलन में भागीदार बन गए। कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो कमल है, कमल का जो फूल दे रहे थे ये एक तरीके से कुलीन वर्ग का प्रतीक था। कुलीन वर्ग का प्रतीक था, यानी कि भाई कोई उस टाइम के जो नेता लोग होंगे उनके पास रोटी लेके थोड़ी जाएंगे, ये उनके पास कमल लेके जा रहे थे। कुलीन वर्ग कहें या हम उच्च वर्ग कह सकते हैं इसको। उच्च वर्ग के लोगों के पास तो क्या देने गए, कमल लेके जाते थे। एक तरीके से इन्विटेशन था, ऐसे मानिए। जैसे वर्तमान में हम कार्ड देते हैं ना कि शादी का कार्ड है, भाई इतनी तारीख को आना है, ऐसे ये एक तरीके से प्रतीक चिन्ह का प्रयोग कर रहे थे कि उच्च या कुलीन वर्ग की जो औरतें उनको कमल दे रहे थे
और बोल रहे थे भी 1857 की क्रांति में आपको भाग लेना है, 31 तारीख से हम क्रांति को प्रारंभ करेंगे। और सामान्य लोग जो उनको मिल रहे थे उनको ये रोटी का टुकड़ा दे रहे थे। सामान्य वर्ग, यानी कि रोटी जो थी वो सामान्य वर्ग का प्रतीक थी। ठीक है, इस प्रकार से काफी लोग इनके साथ में जुड़ गए। लेकिन इसी समय एक घटना घटी। अब मैं उस घटना की भी बात कर लेता हूं। देखिए, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कहा कि इतनी तो हमने बात सामान्य रूप से करी, ये तो आपको याद रखनी है। साथ में हमने ये भी कहा कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की जो महारानी थी वो विक्टोरिया थी, और भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। यानी कि जो जो बात विक्टोरिया वहां से बताती, कैनिंग इसको भारत में अप्लाई कर देते थे। लेकिन जैसे ये पानी लोगों की गर्दन से ऊपर चला गया तो इनके सहन नहीं हुआ। अजीमुल्ला खां और रंगोजी बापू इसकी शिकायत लेके लंदन में पहुंच गए। किसके पास? विक्टोरिया के पास, महारानी विक्टोरिया के पास। लेकिन महारानी विक्टोरिया ने इनकी बेइज्जती कर दी और इनको इंग्लैंड से बाहर निकाल दिया। राज्य से, सम्राट जो उनका राज्य था उनसे बाहर निकाल दिया गया। तभी इन्होंने डिसाइड किया कि हम पूरे भारत में 31 मई 1857 से क्रांति को प्रारंभ करेंगे, और इसी के साथ में इन्होंने प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया, कमल और रोटी, और लोगों को जागृत किया। 31 मई की तारीख के पर मतलब रेडी रहने के लिए इन्होंने क्या किया? प्रत्येक लोगों को आग्रह किया। यहां तक की बात। अभी इनके बीच में थोड़ा थोड़ा जोर पकड़ रहा था। 1857 की क्रांति का जो मामला था वो धीरे धीरे लोगों के सामने आ रहा था। सभी लोगों को पता चल रही थी कि बात, हाँ भाई 31 तारीख को आंदोलन होगा, 31 तारीख को आंदोलन होगा। तभी एक घटना घटी बीच में, बैरकपुर छावनी में। बैरकपुर जो पड़ता है वो पड़ता है हमारा पश्चिमी बंगाल में। जैसे अगर आपने इंडिया का मैप देखा होगा तो ये हमारा पड़ता है वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। ठीक है। इस पश्चिमी बंगाल में एक रेजिमेंट काम कर रही थी। उस रेजिमेंट के एक सिपाही थे जिसका नाम था मंगल पांडे। ठीक है। ये जो एक रेजिमेंट में काम कर रहे थे वो थी 34वीं NI, 34वीं नेथी इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का मतलब हमने पिछली क्लास में बता दिया था कि जो पैदल सेना है उसे हम इन्फेंट्री कहते हैं। तो 34वीं नेथी इन्फेंट्री ऐसे कह सकते हैं। 34वीं जो बटालियन थी उसके सैनिक कौन थे? मंगल पांडे। ठीक है। अब यहां पर 34वीं नेथी इन्फेंट्री में क्या घटना घटी कि यहां पर एक जो बंदूक प्रयोग में लाई जा रही थी जिसका नाम था ब्राउन बेस। ठीक है। ये ब्राउन बेस पहले से ही इन पे क्या कर रही थी? कार्य करती है। ये बंदूक का नाम है। देखिए मैं लिख देता हूं यहां पर। पहले से जो कार्य कर रही थी उस बंदूक का नाम क्या था? ब्राउन बेस था। ठीक है। जो प्रत्येक सैनिकों के पास होती थी। लेकिन अब क्या है, इस बंदूक के स्थान पर एक दूसरी बंदूक का प्रयोग किया गया था। नई बंदूक आई थी ब्राउन बेस की जगह पे। उसका नाम था एनफील्ड। याद करना आपको, एनफील्ड, जिसे हम कहते हैं एनफील्ड राइफल। ठीक है। ये एक नई बंदूक आई थी। अब पहले वाली बंदूक में तो सामान्य रूप से बारूद भरा जाता था और उसको चला दिया जाता था। लेकिन इसमें जो कारतूस भरे गए थे, एनफील्ड राइफल में जो कारतूस भरे गए थे वो कारतूस भरे गए थे एक तरीके से हम कहें गाय और सूअर की चर्बी से। गाय और सूअर की चर्बी से। देखो एक तरीके से ये भड़काने वाले काम है, क्योंकि अब उन्होंने ना तो गाय का नाम लिया और ना ही सूअर का नाम लिया। क्योंकि गाय का नाम लेते तो केवल कौन? हिंदू भड़कते, और सूअर का नाम लेते तो केवल मुस्लिम भड़कते। इन्होंने दोनों का नाम ले दिया। बताइए, गाय और सूअर, इनकी चर्बी का प्रयोग किया गया। यानी कि हिंदू भी भड़क जाए और मुस्लिम भी भड़क जाए। ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या किया? गाय का
और सुअर की जो चर्बी है उसका कारतूस। कारतूस क्या है, मतलब एक तरीके से बारूद होता था उसमें, जो कि मतलब उसकी एक झिल्ली बना दी जाती थी, यानी जो कारतूस है उनके ऊपर गाय और सुअर की जो चर्बी है उससे एक झिल्ली बना दी जाती थी। उस झिल्ली को दांत से पहले काटना पड़ता था सैनिक को, उसके बाद में उसका यूज किया जाता था। तो बताइए, अगर जो हिंदू होगा तो वो गाय की चर्बी से बने हुए कारतूस को काटेगा क्या मुंह से? नहीं काटेगा। और जो मुस्लिम होगा वो सुअर की चर्बी से बनी हुई कारतूस को काटेगा क्या? नहीं काटेगा मुंह से। तो इसलिए ये बात पता चली मंगल पांडे को कि भाई ये जो नई अभी राइफल आई है एनफील्ड राइफल, इसमें जो कारतूस भरे जाएंगे उसमें गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। इसलिए मंगल पांडे ने वो कारतूस काटने से मना कर दिया। ठीक है, बात है 29 मार्च 1857 की। बताइए बात कब की है? ये 29 मार्च 1857 की है। मंगल पांडे ने कारतूस को काटने से मना कर दिया। तभी दो अंग्रेज अधिकारी थे, उनका मैं यहां नाम लिख देता हूं। एक व्यक्ति का नाम था बाग, जिसे हम कहते हैं लेफ्टिनेंट बाग, लेफ्टिनेंट बाग एक, और दूसरा जो अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था मेजर ह्यूसन, यानी कि ह्यूसन और बाग, ये दो याद कर लेना, ह्यूसन और बाग। ठीक है, दो अंग्रेज अधिकारी थे। इन्होंने इनके साथ जबरदस्ती की भी, ऐसे कैसे नहीं काटोगे, आपको तो काटना ही पड़ेगा, कारतूस चलाना ही पड़ेगा। मंगल पांडे का दिमाग से टक गया। इन्होंने ह्यूसन और बाग पर गोलियां चला दी, यानी कि हुसन और बाग को वहीं पर क्या कर दिया? मार दिया। अब अंग्रेजों से पंगा लेने का मतलब फांसी, सीधा सीधा। डेट आएगी 8 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या दे दी गई बताओ? फांसी की सजा दे दी गई। अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे माना जाता है, तो हम बताएंगे मंगल पांडे। किसको माना जाता है? मंगल पांडे को माना जाता है। अगर मंगल पांडे की मूल रूप से बात करें तो ये था यूपी का। यूपी में एक स्थान पड़ता है बलिया। बलिया कहां पड़ता है? यूपी में। ये मुख्य रूप से यूपी का था, लेकिन बताइए कहां पर नियुक्त कर रखा था ये? 34वीं मैथी इन्फेंट्री, जो कि कहां पर काम कर रही थी? बंगाल में काम कर रही थी। यहां पर ये सैनिक के रूप में तैनात था मंगल पांडे। और 29 मार्च 1857 को इन्होंने कारतूस को काटने से मना कर दिया, और इसी दिन इन्होंने दो व्यक्ति, अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और अंग्रेज अधिकारी मेजर ह्यूसन को गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। इसी के एवज में इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुना दी गई। इसी वजह से हम कहते हैं कि 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? मंगल पांडे को माना जाता है। अगर राजस्थान में बात करें, हालांकि हम राजस्थान में आएंगे अभी, लेकिन यहीं पे बात कर लेते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? तो वहां पर आंसर आएगा अमरचंद बाठिया। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया का नाम बहुत फेमस है भाई, है ना। अमरचंद बाठिया को क्या माना जाता है? राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद। और बताइए भारत में 1857 की क्रांति का पहला शहीद किसे माना जाता है? मंगल पांडे को। अब चूंकि भारत में सबसे पहले शहीद हुए थे मंगल पांडे,
और राजस्थान में सबसे पहले शहीद हुए थे अमरचंद भाटिया। इसलिए अमरचंद भाटिया को क्या भी कहा जाता है? अमरचंद भाटिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। देखिए 3-4 प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने कहा कि 1857 की क्रांति में सबसे पहले शहीद कौन हुए? मंगल पांडे। राजस्थान में सबसे पहले कौन शहीद हुए? अमरचंद भाटिया। इसलिए अमरचंद भाटिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। भारत का तो मंगल पांडे था ही मंगल पांडे, और राजस्थान का मंगल पांडे कौन? अमरचंद भाटिया। क्लियर हुई बात? ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि भाई एनफील्ड राइफल से पहले कौन सी बंदूक काम आ रही थी? ब्राउन बेस काम आ रही थी। और नई बंदूक कौन थी, कौन सी आई थी? एनफील्ड राइफल, जिसमें कौन कौन से कारतूस? गाय और सुअर की चर्बी के कारतूस। मना किसने किया? मंगल पांडे ने मना कर दिया। मंगल पांडे कौन सी इन्फेंट्री में काम कर रहे थे? 34वीं एनआई में काम कर रहे थे। कहां पर? बंगाल में। ठीक है, 29 मार्च 1857 को यह घटना घटी कि इन्होंने दोनों को उड़ा दिया, और 8 अप्रैल 1857 में इनको फांसी दे दी गई। लेकिन हमने कहा कि 1857 की क्रांति की जो निश्चित डेट रखी थी, वो बताइए कब रखी थी? हमने ऊपर अभी यहां से थोड़ी देर पहले ही चर्चा करी थी कि रंगोजी बापू और अजीमुल्ला खां ने 31 मई 1857 की क्रांति 31 मई को 1857 की क्रांति करने का आग्रह किया था। तो आपसे पहले यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति की पूर्व निश्चित तिथि कौन सी थी? तो आपको बताइए कौन सी बतानी है? 31 मई 1857। पहला प्रश्न, पूर्व निश्चित तिथि कहा मैंने, पहले से जो निश्चित तिथि कर रखी थी वो कौन सी तिथि है? 31 मई 1857। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपसे यह पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति की योजना की प्लानिंग कहां पर बनाई गई थी? तो हम बताएंगे लंदन में। और किसके द्वारा बनाई गई थी? तो हम कहेंगे अजीमुल्ला खां एवं रंगोजी बापू के द्वारा बनाई गई। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति में प्रतीक चिन्हों के रूप में किसका प्रयोग किया गया, तो हम बताएंगे कमल का और रोटी का। ठीक है, अब इनको लिखवाने की जरूरत थोड़ी ना पड़ जाएगी, आप सीधा लिख लेंगे 1857 की क्रांति के समय पूर्व निश्चित तिथि 31 मई 1857 थी। इसकी योजना लंदन में अजीमुल्ला खां एवं रंगोजी बापू के द्वारा बनाई गई, और 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह के रूप में कमल एवं रोटी का प्रयोग किया गया। ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, यहां कैसे लिखेंगे? यहां सबसे पहले आप लिखेंगे 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण, हेडिंग लगाएंगे 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण का मतलब होता है उस समय का क्या कारण था 1857 की क्रांति प्रारंभ होने का। हालांकि 1857 की क्रांति का असफल होने का कारण भी यही था, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर 1857 की क्रांति सफल हो जाती तो हम 1857 में ही आजाद हो जाते, है ना। 1947 तक हमें वेट नहीं करना पड़ता। अब ये असफल क्यों हुई? क्योंकि निश्चित तिथि तो क्या थी बताइए? इसकी जो डेट फिक्स कर रखी थी वो तो क्या थी? 31 मई कर रखी थी, है ना। और क्रांति कभी भड़क गई? क्रांति भड़क गई बहुत पहले। अभी हम बात करेंगे आगे चल के कि जब ये मंगल पांडे की सूचना लोगों को पता चली कि भाई मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी, है ना, अंग्रेजों ने इसको फांसी की सजा सुना दी, तो ये बात धीरे धीरे पहुंच गई मेरठ में। देखिए, अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, हालांकि आप पढ़ेंगे इंडियन ये सारा हिस्ट्री में, देखिए
अगर हम थोड़ा सा बात करें इंडिया में, तो यहां पर तो हमने कहा इधर तो पड़ता है वेस्ट बंगाल, इधर तो बनता है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल, जहां पर सबसे पहले हमने कहा कि मंगल पांडे को चर्बी से युक्त कारतूस काटने के लिए कहा गया और मंगल पांडे ने उनको मना कर दिया। और 29 मार्च 1857 में उन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारी हुसैन और बाग की गोली मारकर हत्या कर दी और इसी की एवज में 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी। अब ये बात धीरे धीरे पहुंचते हुई मेरठ में पहुंची। यहां पर पड़ता है मेरठ। मेरठ बताइए कहां पर पड़ता है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। यहां पर जैसे बात पता चली तो यहां से क्रांति भड़क गई। सबसे पहले भारत में जो क्रांति की शुरुआत है वो यहां से ही मानी जाती है। डेट है, देखिए ये जो डेट है वो है 10 मई 1857। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि भारत में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कहां से हुई, 10 मई 1857 से हुई, डेट तो ये आएगी आपकी। और आपसे स्थान पूछा जाए तो बताइए कहां से हुई? मेरठ से। मेरठ पड़ता है यूपी में। क्रांति की शुरुआत हम वेस्ट बंगाल से नहीं मान सकते क्योंकि यह एक घटना घटी है। यहां तो क्रांति का कोई सवाल नहीं था। अगर इनके मन में नहीं थी कि भी क्रांति हम करेंगे, मंगल पांडे के ऐसे कोई मन में नहीं थी। अगर ये कारतूस, चर्बी वाले कारतूस पे लड़ाई नहीं होती तो मंगल पांडे उनको मारते ही नहीं, सीधी सी बात है ना। तो क्रांति करने के मूड में नहीं थे उस समय मंगल पांडे, है ना। वो तो एक उनके ऊपर आंच आ गई थी कि भाई, है ना, वो ऐसे बोले कि काटो भाई इनको, कारतूस को मुंह से ही काटो, और मंगल पांडे ने मना कर दिया। तब उनकी अनबन हुई और उन दोनों को मार गिराया। अब ये बात धीरे धीरे पहुंची मेरठ में और मेरठ के लोगों ने इनका बहुत ही घोर विरोध किया क्योंकि कहां से ही थे? बलिया से ही थे, यूपी से ही थे। और मेरठ भी कहां पर पड़ता है? यूपी में पड़ता है। अब यूपी के आदमी को अगर अंग्रेज मार देंगे तो उनको दुख नहीं आएगा? दुख तो आएगा। तो इसी वजह से मेरठ से एक क्रांति भड़क गई थी कि भाई हम 31 तारीख का वेट नहीं करेंगे, है ना, हम तो अभी से स्टार्ट कर देंगे। 10 मई 1857 से ही इन्होंने क्रांति को स्टार्ट कर दिया। बताइए कहां से? मेरठ से। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले 1857 की क्रांति का मूल केंद्र क्या था, तो हम बताएंगे मेरठ। मेरठ यूपी से भड़की क्रांति कब? 10 मई 1857 में। ठीक है, हालांकि इंडियन में हम भारत में क्रांति में नॉर्मल ही चर्चा कर रहे हैं ताकि हमें थोड़ा सा पता चल सके, सीधा प्रश्न कर देंगे। हालांकि भारत में बहुत डिटेल है इसकी। हम राजस्थान में 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं। यहां पर जो मुख्य रूप से नेतृत्व सौंपा गया था वो बहादुर शाह जफर को सौंपा गया था। अब बहादुर शाह जफर काफी एजड व्यक्ति थे, काफी मतलब एज में ज्यादा थे, तो इसलिए उन्होंने तख्त खां को नियुक्त कर दिया था। ये भी बात आप ध्यान रखें। ये बात राजस्थान में धीरे धीरे फैलती गई, मेरठ से राजस्थान में। राजस्थान में इसकी जो सूचना है, समझिए इस बात को, राजस्थान में 1857 की क्रांति की जो सूचना है, क्रांति की जो सूचना है वो पहुंची थी, देखिए ये डेट भी आपको याद रखनी है, 19 मई 1857 को। अब बताइए आप कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की सूचना पहुंचेगी तो किसके पास पहुंचेगी? सबसे पहले एजीजी के पास। गुड। एजीजी का मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल। और बताइए राजस्थान में उस समय एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। यह सूचना जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के पास पहुंची कि भाई पूरे भारत में 1857 की क्रांति मेरठ से भड़क चुकी है। अब धीरे धीरे इसकी सनसनी फैलने लगी तो उन्होंने सोचा कि भाई पूरे भारत में फैलेगी, है ना। तो उन्होंने सभी राजाओं के पास में पत्र भेजा
रियासत में जितने भी राजा थे सबके पास में भेज दिया। अब प्रत्येक रियासत में एक पॉलिटिकल एजेंट भी काम कर रहा था, क्योंकि हमने कहा कि सबसे ऊपर तो कौन था, गवर्नर जनरल, उसके नीचे एजेंट टू गवर्नर जनरल और उसके नीचे पॉलिटिकल एजेंट। अब राज्य में राजस्थान में अगर प्राप्त करे, राजस्थान में सूचना कौन प्राप्त करेगा बताइए, एजीजे करेगा। और अगर ये रियासत में कोई भी लेटर भेजेगा तो रियासत में सबसे पहले किसको सूचना मिलेगी, पॉलिटिकल एजेंट को मिलेगी। तो इन्होंने सभी पॉलिटिकल एजेंट को और सभी रियासत के राजाओं को बुलाया और कहा कि भाई सहायक संधियों को याद कर लो आप। हमने ये कहा था कि अगर आपकी कोई भी दुख होगा तो हम साथ देंगे और हमारे ऊपर कोई भी आंच आएगी तो आप साथ दोगे। अब क्रांति भड़क चुकी है पूरे इंडिया में, धीरे धीरे फैल जाएगी, तो आप लोग बताइए हमारा साथ दोगे कि नहीं दोगे। तो इस प्रकार का इन्होंने लेटर भेजे थे एजेंट टू गवर्नर जनरल। लेकिन एक बार प्रश्न ये पूछा गया था कि जब 1857 की क्रांति की जो सूचना मिली तो वो कौन से केंद्र में मिली थी, यानी कि सबसे पहले 1857 की क्रांति की सूचना राजस्थान में कहां पर मिली थी, किस स्थान पर मिली थी। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो एजीजी था उसके 2 सेंटर बनाए गए थे, प्रधान जो कार्यालय थे वो 2 थे। एक तो ये रहते थे मुख्य रूप से अपने यहां अजमेर में, एक तो केंद्र किसको बनाया गया था, अजमेर को बनाया गया था, अजमेर, ठीक है, जहां पर एजीजे कार्य करता था, एजीजे बैठता था। और दूसरा केंद्र बनाया गया था यहां पर सिरोही में, माउंट आबू में। अब 2 क्यों बनाए, क्योंकि अंग्रेजों को गर्मी लगती है, आपको पता ही है ना, गर्मी तो हमें भी लगती है, सबको ही लगती है। अब देखो इन्होंने एजीजे ने क्या किया कि जो अगर गर्मी इसको लगती तो ये यहां पर आ जाता, गर्मी में तो माउंट आबू में आ जाता, यानी कि गर्मी का जो कार्यालय था वो कौन सा था, माउंट आबू था। अब जैसे सर्दियां पड़ती तो ये अजमेर में चला जाता, है ना, सर्दी के अंदर जो कार्यालय था वो कौन सा था, अजमेर था। अब सिंपल सी बात है, देखिए अब बताइए ये जो सूचना मिलेगी 19 मई 1857 को कहां मिलेगी, अजमेर में मिलेगी या माउंट आबू में मिलेगी। सिंपल सी बात है कि 19 मई के को अगर हम बात करें तो गर्मी होगी कि सर्दी होगी, गर्मी होगी, और गर्मी होगी तो कार्यालय बताइए कहां होगा, माउंट आबू में। इसका मतलब एजीजे कहां बैठा मिलेगा, माउंट आबू में। तो इस प्रकार का प्रश्न पटवारी में पूछा गया था एक बार कि 1857 की क्रांति की सूचना किस कार्यालय पर सबसे पहले मिली थी, तो बताइए माउंट आबू पर। कब मिली बताइए, 19 मई 1857 को, ठीक है। उसके बाद में यहां राजस्थान में क्रांति स्टार्ट हो गई, और राजस्थान में जो क्रांति स्टार्ट हुई थी सूचना तो कब मिली है, 19 मई को क्या मिली है, सूचना मिली है, तो इस बात को ध्यान रखें। लेकिन राजस्थान में जो क्रांति भड़केगी वो भड़केगी 28 मई 1857 को। 28 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति प्रारंभ हो चुकी थी, और प्रारंभ करने वाली जो छावनी थी वो थी नसीराबाद, ठीक है। अब हम कल से कंटिन्यू एक एक करके सभी छावनियों की बात करेंगे, यहां तक की कहानी को आप एक बार लिख लेंगे। मैं एक बार से वापिस रिवाइज कर देता हूं कि भारत में 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। राजस्थान के प्रथम एजीजे एजेंट टू गवर्नर जनरल लोकेट थे। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजे पैट्रिक लॉरेंस थे, ठीक है। कुछ रियासतें जिनकी आप पिछली क्लासों में चर्चा कर चुके थे, इनके शासक और इनके पॉलिटिकल एजेंट याद करने हैं। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी और प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉम्सटन थे। 1857 की क्रांति की जो फिक्स डेट थी, पूर्व निश्चित तिथि थी, वो थी 31 मई 1857। इसकी जो प्लानिंग थी, योजना लंदन में बनाई गई थी, किसके द्वारा, अजीमुल्ला खां और रंगोजी बापू के द्वारा बनाई गई थी। अब ये योजना लंदन में क्यों बनाई गई थी, इसका कंसेप्ट हम समझा चुके हैं आपको। प्रतीक चिन्ह के रूप में कमल और रोटे का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तात्कालिक कारण के रूप में हम बात करें कि भाई उस समय क्या कारण रहा होगा 1857 की क्रांति का, तो 1857 की क्रांति
मुख्य रूप से तो 31 मई 1857 को स्टार्ट होनी थी, लेकिन एक कारण था उस समय का कि ब्राउन बेस की जगह पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था और इस एनफील्ड राइफल में गाय व सुअर की चर्बी के कारतूसों का प्रयोग किया गया था, जिसको मंगल पांडे ने मुंह से चबाकर यानी कि मुंह से काटकर प्रयोग करने से मना कर दिया और 29 मार्च 1857 को ही इन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हुसैन की गोली मारकर हत्या कर दी। अतः 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी गई। तो इतनी बात आपको लिखनी है। 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद मंगल पांडे थे। राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद अमरचंद बाठिया थे। अतः अमरचंद बाठिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है, ये भी बात लिखनी है आपको। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे भारत में। भारत में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ यूपी से मानी जाती है। ठीक है, मानी क्या जाती है, हुई थी 1857 की क्रांति की प्रारंभ यहाँ से 10 मई 1857 को मेरठ यूपी से हुई थी। ठीक है, और राजस्थान में 1857 की क्रांति की सूचना 19 मई 1857 को कौन से कार्यालय पर बताओगे, माउंट आबू कार्यालय पर मिली थी। ठीक है, तथा राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ नसीराबाद छावनी से 28 मई 1857 को किया गया। इतनी बात आपको लिखनी है। समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिए। ठीक है, और इनको लिखने के बाद आप रिवाइज जरूर करें और एक कहानी के रूप में इनको पढ़ें ताकि जो पूरा कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाए। अगली क्लास में हम सभी प्रमुख जो 1857 की क्रांति के जो स्थल थे जहां से 1857 की क्रांति राजस्थान में स्टार्ट हुई थी, हम उन सब की बात करेंगे। जैसे नसीराबाद में क्रांति हुई थी, भरतपुर में, इसके अलावा नीमच में भी क्रांति हुई थी, टोंक की क्रांति, एरियनपुरा की क्रांति, है ना। तो जहां जहां पर भी क्रांति हुई थी जो प्रमुख केंद्र थे और जो प्रमुख अगर यहाँ पे युद्ध भी हुए हैं, जैसे बिथोड़ा का युद्ध, चलावास का युद्ध आपसे पूछा जाता है। कोटा में क्रांति मुख्य रूप से वहां का नेतृत्व करता जयदयाल मेहराब खां, है ना, इनका नाम सुना होगा। इन सब की हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।